ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945। उसी के अंतर्गत हम यूनिट 2 में पढ़ रहे हैं शेड्यूल। तो इसमें हमारा शेड्यूल है एम। शेड्यूल एम मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। मीन्स जो भी इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है, उसके लिए एक गाइडलाइन होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, कि आप कैसे अच्छी प्रैक्टिस को फॉलो करें ताकि जो भी प्रोडक्ट बने वो आपका क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बन सके। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है, इंश्योर कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी फॉर इंटेंडेड यूज। मीन्स इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें लगातार क्वांटिटी है, कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार उसके अंदर क्वालिटी आ रही है। फॉर इंटेंडेड यूज, जिस पर्पज से या जिस उद्देश्य से हम दवाई बना रहे हैं उसमें लगातार क्वालिटी आ रही है आपके प्रोडक्ट में। ये है आपका जीएमपी। ये जीएमपी से ही पॉसिबल होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे एक बार बनाओ, 10 बार बनाओ या 100 बार बनाओ, कितने भी बार बनाओगे आपके प्रोडक्ट में कॉन्स्टेंटली उसके अंदर क्वालिटी मेंटेन रहेगी। इसके लिए हमको जीएमपी की जरूरत पड़ती है। इसके फिर कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो गया। डॉक्यूमेंटेशन में जो भी वहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसको आप कवर करते हैं। कवर मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो जो भी वहां पे काम होगा उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन भी कंपाइल होगा। आपने मैन्युफैक्चरिंग की है तो कौन सा प्रोडक्ट बनाया है, कितनी बैच साइज का बनाया है, कौन कौन से केमिकल या इंग्रेडिएंट उसमें यूज हुए हैं, वो सारा का सारा आपको मेंशन करना होता है, जिसको बोलते हैं अपन बीएमआर, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। जो डिटेल आप पैकिंग में कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, कितने साइज की पैकिंग कर रहे हैं, कितनी टैबलेट कैप्सूल आप पैक कर रहे हैं, उनका जो रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसको बोलते हैं बीपीआर, बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड। दो चीजें होती हैं, एक होता है बीएमआर, एक होता है बीपीआर। ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, आपके डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। इसलिए आपका बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड है, ठीक है, और ये आपका बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है या दो भी हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है, दवाई को बनाया जाता है, तो जो दो डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे, एक होता है बीएमआर, एक होता है बीपीआर। पहले हार्ड कॉपी में होता था, मैनुअली हमको करना पड़ता था। अभी हर कंपनी के पास सॉफ्टवेयर होते हैं, कंपनी का खुद का सॉफ्टवेयर होता है जिससे अपन ऑनलाइन एंट्री करते हैं। तो दो भागों से मिलके बना होता है बीएमआर और डॉक्यूमेंट हमारा, बीएमआर और बीपीआर। इनकी कंबाइन जो स्टडी होती है, जो कंबाइन फॉर्म होता है, वो एक कोई भी प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं उसकी पूरी वो एक जीवनी है, जन्म कुंडली होती है, जिसमें उसके मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मार्केट में सेल होने तक का पूरा रिकॉर्ड मेंशन रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस भी जीएमपी का ही एक पार्ट है। इसके बाद इसमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि जब भी आप कोई नई यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डालते हैं तो आप कैसे जीएमपी को कंप्लाइन कर सकोगे। इसके लिए क्या होता है आपका, ये सर्टिफिकेशन होता है एक प्रकार का। कोई भी कंपनी होती है, अगर उसके पास जीएमपी का सर्टिफिकेशन है, मतलब ये है कि उसके पास पर्याप्त फैसिलिटी है, सभी सुविधाएं उपलब्ध है, जिससे कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं। कंपनियों के आपने मार्केट में भी देखा होगा कि कई सारी सर्टिफिकेशन रहते हैं, जैसे आईएसओ सर्टिफिकेट हो गया कंपनियों का, ठीक है। इसी प्रकार से डब्ल्यूएचओ सर्टिफिकेशन होता है, और इसी प्रकार से होता है एक जीएमपी, ठीक है। तो ये आपका जीएमपी एक प्रकार का सर्टिफिकेशन होता है जो कि कंपनियों को मिलता है। कब मिलता है, जब वो ये जो इनकी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करते हैं। रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आता है लोकेशन एंड सराउंडिंग, ठीक है। लोकेशन मतलब जगह,
सराउंडिंग मतलब उसके चारों ओर का एरिया। आप जहां पे भी आप कंपनी को या अपनी यूनिट को ओपन करना चाह रहे हैं तो आपको देखना पड़ता है कि उसकी लोकेशन क्या है, उसके सराउंडिंग में क्या है। जनरली जैसे एक कोई एग्जांपल लें तो अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो या कंपनियों को विजिट किया है तो हम चेक कर सकते हैं कि जो कंपनियां होती हैं वो रेसिडेंस एरिया से बहुत दूर होती हैं। ठीक है, वहां पे लोगों का रहना जो होता है, उनका जो रेसिडेंस या जो घर होते हैं वो काफी दूर होते हैं, ताकि वहां से जो भी गंदगी निकलती है, ये जैसे कि यहाँ पे लिखा अवॉइड कंटामिनेशन फ्रॉम ऑर्डर डस्ट एंड ड्रेनेज, तो वहां से जो इंसानों के द्वारा जहां इंसान रहेंगे वहां पे वो गंदगी भी फैलाएंगे। उनकी गंदगी से जो क्या है कि जो हम वहां पे यूनिट खोला है, वहां पे जो प्रोडक्शन चल रहा है उसमें किसी प्रकार का कोई कंटामिनेशन ना हो, मतलब कोई भी किसी प्रकार की कंटामिनेशन मतलब अशुद्धि उसके अंदर ना आए। अवॉइड मतलब रोकना, कंटामिनेशन मीन्स गंदगी या अशुद्धि, फ्रॉम किससे, ऑर्डर जो गंध हो सकता है, गंध आ रही हो, डस्ट पार्टिकल आ रहे हो, एंड ड्रेनेज। ड्रेनेज मीन्स जो भी वहां का वेस्टेज मटेरियल है, जो पानी का जो घरों में यूज होने के बाद वेस्ट निकलता है वो। तो जब भी हम कोई भी कंपनी खोलने के लिए लोकेशन या एरिया सिलेक्ट करते हैं तो ध्यान रखते हैं कि वहां की लोकेशन और सराउंडिंग एरिया क्या है। ठीक है, ये तो हो गया कि रेसिडेंस एरिया से दूर होनी चाहिए। सेकंड, कोई भी किसी प्रकार का वहां पे नदी, तालाब या जो नहर होती है वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी से जो भी वेस्ट निकलेगा तो मे बी कि वो कंटेमिनेट करेगा जो हमारे वाटर सोर्स है, मतलब जो पानी के हमारे स्रोत हैं उनको दूषित कर सकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि लोकेशन और सराउंडिंग। लोकेशन और सराउंडिंग में और भी आता है कि जहां पे भी आप कंपनी खोलते हैं तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन भी कंपलसरी होता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो भी आप वहां पे प्रोडक्ट बनाएंगे उसके लिए जो रॉ मटेरियल या जो आपने बना लिया प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट, उसकी आप सप्लाई कर सकें, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकें, उसके लिए हमको क्या है, ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। तो जब भी हम कोई भी नया यूनिट ओपन करते हैं तो हमको देखना होता है कि वहां पे सफिशिएंट ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है कि नहीं है। ट्रांसपोर्ट मतलब बस रूट हो गया, ट्रेन हो गया, ठीक है, और शिप है, जहाज वाला रास्ता है तो शिप हो गया, और एरोप्लेन मतलब एरोप्लेन वगैरह, ये इनमें से कौन सा अवेलेबिलिटी है उसके अनुसार अपन ट्रांसपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट क्या है, एक मेन फैक्टर होता है कोई भी कंपनी या जो आप सिलेक्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए या लोकेशन के लिए, तो वो वहां पे आपको चेक करनी होती है। ठीक है, इसके अलावा फिर आता है कि जहां पे भी आप बिल्डिंग एंड प्रीमाइसेस, कि जो आप बिल्डिंग बना रहे हैं या जो प्रीमाइसेस है आपका एरिया, वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो एक हो गया आपका लोकेशन और सराउंडिंग, कि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई कंटामिनेशन ना हो, इसके लिए रेसिडेंस एरिया वो दूर होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई नदी, तालाब या कोई लेक वगैरह है, नहर है, तो वो भी दूर होना चाहिए ताकि वो कंटामिनेट ना हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है रिक्वायरमेंट में हमारा बिल्डिंग एंड प्रीमाइसेस। जो बिल्डिंग बनाई है आपने वो कैसी होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्डिंग एंड प्रीमाइसेस मतलब किस जगह पे, या कैंपस भी बोलते हैं, कहाँ पे आपने उसको बनाया है। तो लिखा है पहला हाइजीनिक कंडीशन, मतलब साफ सफाई उसके अंदर होनी चाहिए, किसी प्रकार का गंदगी वगैरह कंपनी के अंदर या बिल्डिंग या प्रीमाइसेस के अंदर नहीं होना चाहिए। सेकंड है इंसेक्ट फ्री, मतलब छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे फ्री होना चाहिए कंपनी। प्रॉपर लाइटिंग, लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। वेंटिलेशन, वेंटिलेशन मतलब जो एयर सप्लाई है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो वेंटिलेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं कंपनियों में, एक AHE होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट। ठीक है, एडिक्वेट स्पेस, पर्याप्त जगह होना चाहिए ताकि लोग आराम से वहां पे अपने काम को कर सकें, मतलब जहां पे भी काम कर रहे हैं वहां पे मशीन भी होगी, तो जो एरिया होना चाहिए, जो डिपार्टमेंट होना चाहिए, वहां पे इतना स्पेस होना चाहिए कि लोग आराम से वहां पे मूवमेंट कर सकें और अपना काम कर सकें। कंपैटिबल ऑपरेशन, जो भी वहां पे काम हो रहे हैं उसमें कंपैटिबल होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ किसी प्रकार का क्रॉस कंटामिनेशन वहां इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए।
स्मूथ सरफेस, जो भी सरफेस वगैरह है वो एकदम स्मूथ होना चाहिए ताकि डस्ट वगैरह वहां पे ना लगे, या जो नीचे का जो फ्लोर है वो स्मूथ होना चाहिए ताकि किसी को किसी प्रकार का ऑब्स्टिकल ना हो। क्योंकि अगर आप कोई सामान लेके जा रहे हैं, बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ गया या कोई गड्ढा टाइप का आ गया तो मे बी कि आप गिर सकते हैं और आपकी इंजरी के साथ साथ जो आप प्रोडक्ट वगैरह जो हैंडल कर रहे हैं वो भी गिर सकता है। तो स्मूथ सरफेस चाहिए। प्रॉपर ड्रेनेज, जो भी वेस्टेज निकल रहा है उसके लिए आपके पास प्रॉपर ड्रेनेज का व्यवस्था होना चाहिए। ड्रेनेज मतलब होता है जो भी पानी वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करने के बाद आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं। जनरली कंपनियों में क्या होता है कि जो भी ड्रेनेज होता है तो ड्रेनेज में जो भी वेस्ट होता है उसको वाटर को क्या करते हैं अपन, रिसाइकिल किया जाता है। ठीक है, रिसाइकिल, जो भी वाटर यूज किया जाता है, वाटर जब यूज होने के बाद जब वेस्ट निकलता है तो उसको रिसाइकिल किया जाता है। मतलब कि रिसाइकिल मतलब फिर से उपयोग के लायक उसको बनाया जाता है। इसके लिए क्या होता है, जो भी वेस्ट निकलता है उसमें आप बहुत सारे केमिकल वगैरह ऐड किए जाते हैं, ऐड केमिकल। ठीक है, केमिकल ऐड करते हैं। जो हमारा वेस्ट वाटर है उसमें केमिकल ऐड करने से क्या होता है, जो हमारा वाटर जो वेस्टेज था या जो प्रदूषित वाटर था वो क्या हो जाता है हमारा, मतलब नॉन टॉक्सिक और रीयूजेबल, मतलब रीयूजेबल हो जाता है। मतलब कि हमारा जो वाटर होता है वो हमारा न्यूट्रल पीएच का हो जाता है। जैसे वाटर जो नॉर्मल होता है वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल पीएच होता है। कितना पीएच होता है, 7.0 पीएच। तो इस लेवल का उसमें केमिकल मिला के ऐड किया जाता है ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। फिर इस वाटर को हम, जो कंपनी है वहां के जो गार्डन वगैरह होते हैं या जो वॉशरूम होते हैं इसमें इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसके लिए अलग से एक प्लांट होता है जहां पे इसका वेस्टेज का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं इफ्लुएंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इफ्लुएंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो भी वेस्ट वाटर निकलता है उसको केमिकल ऐड करके उसको न्यूट्रलाइज करके वाटर को फिर से यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर ड्रेनेज। फायर सेफ्टी एंड ड्राइंग प्लेस। फायर सेफ्टी मतलब कि वहां पे जो भी आपके ABCD जो भी फायर सेफ्टी वाले जो प्रिकॉशन होते हैं, जो सिलेंडर देखे होंगे आपने, वो ABCD जो मटेरियल होते हैं, किस प्रकार की फायर वहां पे है उसके हिसाब से वहां पे सेफ्टी प्रिकॉशन भी रहते हैं। प्रॉपर वाटर की भी सप्लाई रहती है, तो सेफ्टी जैकेट भी रहती है। तो ये फायर सेफ्टी भी वहां पे होना चाहिए। ड्राइंग स्पेस, जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो एकदम ड्राई स्पेस होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिर वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई। जो भी आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाते हैं तो पूरी बिल्डिंग में पाइप वाटर की सप्लाई होना जरूरी है। इसके लिए प्रॉपर पाइपिंग की व्यवस्था करना जरूरी होता है ताकि बिल्डिंग के हर कोने में पानी की व्यवस्था हो सके। पानी में अपन ज्यादातर पोर्टेबल वाटर होता है। ठीक है, जो भी हमारा डायरेक्ट वाटर सोर्स से हम जो वाटर यूज करते हैं उसको बोलते हैं अपन पोर्टेबल वाटर। ठीक है, विदाउट ट्रीटमेंट जो वाटर जो हम यूज करते हैं वो हमारा पोर्टेबल वाटर होता है। जैसे घर में हम RO वाटर यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें कुछ मिनरल्स वगैरह ऐड किए जाते हैं, उसको फिल्टर किया जाता है तो वो हमारा RO वाटर हो जाता है। डिस्टिल वाटर भी होता है तो उसको अपन बॉयल करके उसकी जो वेपर होती है उसको स्टीम को कलेक्ट करते हैं तो हमारा डिस्टिल वाटर हो जाता है। पोर्टेबल वाटर हमारा एक प्रकार से प्लेन वाटर होता है जो डायरेक्ट हमारा वाटर सोर्स से मिलता है। जैसे कुएं का पानी हो गया, बोरवेल का पानी हो गया, ये हमारा क्या है, पोर्टेबल वाटर होता है। एडिक्वेट सप्लाई, पर्याप्त वहां पे इसकी सप्लाई होनी चाहिए। पानी की किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए जहां पे भी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन कर रहे हैं। इसके बाद है वेस्ट डिस्पोजल। जो भी गंदगी या कचरा निकल रहा है उसको आप कैसे डिस्पोज कर रहे हैं, मतलब कैसे नष्ट कर रहे हैं। तो प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल की व्यवस्था होना भी जरूरी है। जो भी वहां पे कचरा या जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको डिस्पोज या उसको नष्ट इस प्रकार से करना है ताकि जो हमारी एनवायरनमेंट, जो वातावरण की जो हमारी रेगुलेशन है उसको हम फॉलो कर सकें। जो भी हम केमिकल या वेस्ट को नष्ट करेंगे तो उससे हमारे वातावरण को कोई भी किसी प्रकार का
नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके लिए एनवायरमेंटल रेगुलेशन गाइडलाइन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हैंडल हैजर्ड वेस्ट, जो बहुत ही हानिकारक या फ्लेमेबल होते हैं केमिकल्स वगैरह, उनको सेपरेट डिस्पोज करने का प्रावधान या व्यवस्था भी हमको करनी पड़ती है जब भी हम कोई नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ओपन करते हैं। इसके बाद है स्टोर। स्टोर मतलब जहां पे सामान को इकट्ठा स्टोर करके रखा जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, सेपरेट स्टोरेज ऑफ रॉ एंड पैकिंग मटेरियल। तो जो भी वहां पे होगा